हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। अब तक हमने साझेदारी प्रवेश की प्रक्रिया में क्या-क्या एडजस्टमेंट होंगे वो सभी देखे हैं और यहाँ पर किस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी देखे हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरह से होता है आने वाले पार्टनर्स के बेसिस पर या पुराने वाले के बेसिस पर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है आपका, एक्स और वाई दो साझेदार हैं। दोनों जो लाभानी बांटते हैं वो 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। समायोजन के बाद एक्स और वाई की पूंजी क्रम से 80,000 और 60,000 है। ये कब है? जब टोटल एडजस्टमेंट हो चुके हैं उसके बाद। जेड साझेदार के रूप में स्वीकार करते हैं जेड को। जेड आता है साझेदार के रूप में, जिसे वो एक्स और वाई से दोनों से समान रूप में 1/5 हिस्सा लेगा। मतलब दोनों से 1/5 लेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि जेड जो लाएगा कितनी पूंजी लेकर आएगा। तो यहाँ जेड की जो आ रहा है पार्टनर्स, उसकी कैपिटल नहीं दी हुई है कि आखिर वो कैपिटल कितने लेकर आएगा, ये हमें निकालनी है। तो देखिए, जो आने वाला पार्टनर है जेड, उसको कितना हिस्सा देना है? उसको देना है 1/5। पुराने जो पार्टनर हैं उनके पास कितना है? उनके पास है 3:2 रेशियो का। इस तरह से बांटते हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए, जब ये आने वाले पार्टनर्स को अगर 1/5 दे रहे हैं तो इनके पास कितना बचेगा? देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, जेड को देने के बाद, जेड जेड को लाभ देने के बाद, लाभ देने के बाद शेष लाभ क्या बचेगा? शेष लाभ। तो शेष लाभ क्या बचेगा? शेष लाभ के लिए हमने क्या किया हुआ कि शेष लाभ को हमने बताया कि आप उसको 1 मानेंगे कि पूरी फर्म को 1 प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से माइनस कर लेंगे जितना उसको दे रहे हैं। उसको दे रहे हैं 1/5, तो कम करेंगे तो ये बचेगा आपका 4/5। अब 4/5 जो है वो किसका है? इन दोनों का। तो इन्हें 4/5 के हिसाब से ही कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो इनके पास कैपिटल कितनी है इस 4/5 के लिए? देखिए, जो 4/5 भाग ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? दोनों पुराने पार्टनर। तो 4/5 भाग लेने के लिए इन्होंने कितनी पूंजी लगाई हुई है? 4/5 भाग लेने के लिए कितनी कैपिटल लगाई हुई है? जो पूंजी इन्होंने लगाई हुई है 4/5 भाग लेने के लिए, वो लगाई हुई है 80,000 एक ने, 60,000 एक ने। तो ये हो जाएगा 1,40,000। दोनों का टोटल करके 1,40,000। तो जो हमारी फर्म है, फर्म की कुल पूंजी कितनी हो जाएगी? फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी ये हमें देखना है। तो फर्म की जो कुल पूंजी होगी वो होगी 1,40,000 में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसकी? 5/4 की। 5/4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये आ जाएगी आपकी पूरी फर्म की कैपिटल। तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी? इसको इससे डिवाइड करेंगे। हाँ, 3 जा 12, ये आ जाएगी आपकी 1,75,000। तो पूरी फर्म की कितनी कैपिटल है? 1,75,000। अब यहाँ पर जो जेड आ रहा है, जेड कितनी लेकर आएगा? तो जेड को कितना लेना है? 1/5। तो 1/5 भाग लेने के लिए 1/5 भाग लेने के लिए फर्म की कुल फर्म की पूंजी कितनी होगी? सॉरी, फर्म की नहीं, तो कितनी पूंजी लानी है? भाग लाने के लिए पूंजी कितनी चाहिए? तो इतना भाग जो लेने के लिए पूंजी कितनी होनी चाहिए? तो पूंजी कितनी होनी चाहिए? जो फर्म की पूंजी है 1,75,000, इसका 1/5 कर दीजिए। तो 1/5 करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा आपका 3 जा और 5 जा 35,000। क्या आ जाएगा? 35,000। इसका मतलब जब जेड आएगा तो वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा? वो 35,000 कैपिटल लेकर आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, क्योंकि वो कितनी कैपिटल लाएगा? 35,000 कैपिटल लाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं रिजर्व, जब आपका रिजर्व फंड हो या जनरल रिजर्व हो तो उसको आप बात हो रही है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, या उसको ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो, या डेबिट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सैक्रिफाई रेशो, देखिए सैक्रिफाई का तो ये तो फॉर्मूला होता है, इसको तो आप सीधा आसानी से मिला सकते हैं। ये है आपका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये किसका फॉर्मूला है? ये है आपका सैक्रिफाई का फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है, अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो ये आपके लिए क्या है? आपका ये लॉस है। अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो ये लॉस है, और लॉस को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर आपकी एसेट इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? आपका प्रॉफिट होता है, और आप इसको क्रेडिट कर देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रिजर्व हो, प्रोविजन हो, जनरल रिजर्व हो, ये सब क्या होता है? ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। ये पुराने पार्टनर में उनके पुराने रेशो में ही बट जाता है। तो ये रिवैल्यूएशन का आइटम है। रिवैल्यूएशन की अगर बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको कब बनाते हैं आप? इसको आप या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप चेंज करें तब बनाएंगे, या फिर एडमिशन हो पार्टनर का तब इसको बनाएंगे, या फिर रिटायरमेंट हो पार्टनर्स का तब इसको बनाएंगे, ठीक है, या फिर डेथ और फर्म आगे भी चलानी हो तब इसको आप बनाएंगे। दिस सॉल्यूशन में इसको नहीं बनाते हैं। इसको बनाते कैसे हैं? देखिए, अगर कोई भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको डेबिट साइड में लिख देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ये कहा जाता है कि बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह का अकाउंट होता है? तो आपको याद रखना, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? ये नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही वर्क करता है। तो अगर आपकी एसेट इंक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट में लिख देते हैं एसेट का नाम। जैसा आपका स्टॉक बढ़ गया, सॉरी कम हो गया, अगर आपका स्टॉक कम हो गया, आपकी एसेट कम हो गई, तो आप क्या करेंगे? उसका यहाँ लिख देंगे। जैसे स्टॉक कम हुआ तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक, तो स्टॉक जितना कम हुआ यहाँ पर। अगर आपकी एसेट बढ़ गई तो आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट को आप अच्छी सी तरह जानते हैं कि उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसमें क्रेडिट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे बाय स्टॉक। तो ये तो बात हुई एसेट की। अब लाइबिलिटी में क्या होगा? अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो आपका लॉस होगा। तो उसको क्या करेंगे आप? जो भी लाइबिलिटी होगी उसका नाम डेबिट में लिख देंगे टू, जो भी लाइबिलिटी होगी तो टू क्रेडिटर, या टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी तो यही है कि भाई आपकी ऐसी लाइबिलिटी थी, पहले तो थी नहीं, अब अचानक आपके सामने आ गई तो आपका लॉस हो रहा है। और जब भी लॉस होता है तो इसको हम डेबिट में इसके लिख देते हैं उसी आइटम को। दूसरा, यहाँ पर अगर क्रेडिट में लाइबिलिटी कम हो जाती है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कम होती है, तो हम उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ पर लिख देते हैं? क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। और अगर कोई एसेट ऐसी थी जो हमारे बिजनेस में नहीं थी लेकिन अनरिकॉर्डेड थी, रिकॉर्ड में नहीं थी, अब हमें वो मिल गई, तो वो तो हमें एसेट मिल गई तो हमारा तो ये प्रॉफिट है। तो इसको कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड में इसको लिख देते हैं। जैसे आपको एक कंप्यूटर मिल गया, रिकॉर्ड में नहीं था, अब वो आपकी फर्म में मिल गया, तो आप उसको यहाँ लिख देंगे बाय कंप्यूटर अकाउंट। उसके बाद बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, जैसे आप, या आपने कोई खर्चा दिया हो, एक्सपेंस दिया हो अचानक, तो उसको यहाँ डेबिट में लिख देंगे, खर्चा है वो। फिर बिल्कुल जिस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, आप टोटल करेंगे दोनों साइड का। अगर यहाँ पर डेबिट साइड बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह डेबिट साइड ज्यादा होती है किससे? क्रेडिट साइड से, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है डेबिट साइड से, तो इस कंडीशन में आपका लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। तो यही बात थी कि अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो लॉस है डेबिट, एसेट बढ़ रही है क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट, लाइबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट। मतलब सिंपल एक वर्ड में अगर हम ये बात खत्म करके करें तो ये है कि लॉस तो इधर लिखना है और आपको प्रॉफिट अपना इधर लिखना है। मतलब खर्चा आपको लॉस डेबिट में लिखना है,
और आमदनी अपनी क्रेडिट में लिखनी है, और जो भी डिफरेंस आएगा लॉस या प्रॉफिट वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। अगर लॉस आ रहा, प्रॉफिट आ रहा है तो डेबिट में लिख देंगे, लॉस आ रहा है तो क्रेडिट में लिख देंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं, कब बनाया जाता है, ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि देखिए जो इंक्रीज होती है हमारी लाइबिलिटी, अब इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटी तो ये तो लॉस है, तो डेबिट में जाना चाहिए रिवैल्यूएशन के, तो हमने डेबिट से मैच कर दिया। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो ये क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ए का थ्री ये रहा, और कहीं थ्री नहीं है तो फोर्थ ही आंसर हो जाएगा। बी का देखें तो सेक्रीफाई रेशो, तो बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, बी का फर्स्ट, और सी का है आपका फोर्थ, और डी आपका टू हो जाएगा। तो इसलिए आपको आंसर क्या है? फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। साझेदार के प्रवेश का अर्थ होता है साझेदारी का पुनर्गठन, जिससे पुरानी साझेदारी तो हो जाती है समाप्त और नई साझेदारी शुरू हो जाती है, लागू हो जाती है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका कारण देखिए, कह रहे हैं जब किसी साझेदार को प्रवेश मिलता है, एडमिशन किया जाता है किसी पार्टनर्स का, तो साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ेगी, और बंटवारे की दर में भी बदलाव हो जाता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो भी चेंज हो जाता है। फर्म चलती रहती है, ये भी बात सही है, फर्म चलती रहती है। इस प्रकार यह साझेदारी का क्या हो जाता है? साझेदारी का ये पुनर्गठन हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही बातें सही हैं, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दी जा रही है एक ही आर के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर कोई इन इस तरह के क्वेश्चंस कर लेता है तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डबल मीनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंफ्यूज भी हो सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट, कह रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू डिसॉल्व द ओल्ड फर्म एंड ब्रिंगिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस। कह रहे हैं एक साझेदार के प्रवेश से पुरानी फर्म का तो हो जाता है विघटन। पुरानी फर्म का विघटन होता है या साझेदारी का विघटन होता है? भाई ये क्या होना चाहिए? यहाँ तो ये गलत कह गए। पुरानी फर्म का विघटन नहीं होता, क्या होता है? साझेदारी का विघटन होता है। और नई फर्म नहीं आती अस्तित्व में, नई साझेदारी आती है अस्तित्व में। साझेदारी अलग है, फर्म अलग है। तो पहला तो गलत है। आर देखते हैं, एक साझेदार के प्रवेश के परिणाम स्वरूप पुराने साझेदार नए साझेदार के साथ मिलकर नई फर्म बनाते हैं। इस प्रकार की पुरानी फर्म का विघटन हो जाता है और नई फर्म का अस्तित्व में आ जाती है। ऐसा नहीं है, वो फर्म का विघटन नहीं है, साझेदारी का विघटन है। साझेदारी का क्या हो जाता है? पुनः निर्माण होता है। तो दोनों ही बातें गलत है। ऑप्शन क्या सही होगा? बोथ, असर्शन ए, रीजन आर, दोनों ही इनकरेक्ट हैं, दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की ख्याति का जो मूल्यांकन है निर्धारित करना होता है, क्योंकि नए साझेदार त्याग करने वाले साझेदारों को क्षतिपूर्ति करता है। ये तो बात सही है। भाई अगर दो पार्टनर हैं पुराने ए और बी, ये किसी तीसरे सी को बुलाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? सी गुडविल लेकर आएगा, जो ये अपना पार्ट इसको त्याग करेंगे, इस त्याग के बदले में सी इनको क्या देगा? गुडविल देगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल देगा। तो फर्म की ख्याति, अब वो कितना देगा, प्रीमियम कितनी लाएगा? तो यहाँ फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है, फर्म की ख्याति माननी पड़ती है, तब हम उससे पैसा मंगाते हैं कि आपको इतना लाना है। तो यहाँ तो बात सही कह रहे हैं। आगे, साझेदारों के प्रवेश के समय फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि नया साझेदार लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार होता है, और
वह त्याग करने वाला साझेदार या साझेदारों को क्षतिपूर्ति करता है। ये भी बात सही है, वो क्षतिपूर्ति तो करेगा। आने वाला पार्टनर तो होता है लाभ पाने वाला, और जो पुराने होते हैं वो क्या करते हैं, वो त्याग करते हैं आने वाले के लिए। तो वो आने वाला पुराने वालों के लिए या उनकी क्षतिपूर्ति करता है गुडविल देकर। तो बात सही है, दोनों ही सही कहे गए हैं और एक्सप्लेनेशन भी दोनों की सही है, तो आंसर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। त्याग करने वाले साझेदारों को नए साझेदारों के चालू खाते में जमा करके और त्याग करने वाले साझेदारों की पूंजी खाते में डेबिट करके क्षतिपूर्ति की जाती है। कह रहे हैं जो त्याग करने वाला पार्टनर है, साझेदार है, उनके चालू खाते में तो जमा करके। जमा का क्या मतलब है, डेबिट। नहीं नहीं, जमा का मतलब है क्रेडिट। और त्याग करने वाले को डेबिट करके क्षतिपूर्ति की जाती है। बात सही है, क्योंकि जो, देखो क्या कहा इसने, sacrifice partners may be compensate by creating new partners current account as debiting। अच्छा, sacrifice partners may compensate by credited new partners current account and debited to sacrifice partners account। और sacrifice अकाउंट्स क्या करेंगे, sacrifice जो पार्टनर्स है उनका अकाउंट क्रेडिट होगा। बात तो सही है। देखो बात थोड़ी ध्यान देने की, इसमें क्या कह रहे हैं, ये तो बात शुरू में सही कह रहे हैं कि सेक्रीफाई पार्टनर जो हैं वो कंपनसेट किए जाते हैं। हाँ, कंपनसेट तो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ गलत कह गए। कैसे कंपनसेट किए जाएंगे, कि जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके, ये यहाँ गलत कह दे, क्रेडिट नहीं डेबिट करके करते हैं। तो ये होगी यहाँ पर बात गलत, क्योंकि नए पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता है ना कि क्रेडिट, और ये क्या हो गया यहाँ पर कह गए क्रेडिट। तो ये गलत हो गई। दूसरा देखते हैं रीजन इसका। एट द टाइम ऑफ एडमिशन अ पार्टनर, पार्टनर के एडमिशन के समय, न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग, हमेशा लाता है शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश टू कंपनसेट द सेक्रीफाइड पार्टनर। ऐसा भी नहीं है कि ऑलवेज वो कैश ही लाएगा, वो काइंड भी ला सकता है, कुछ कुछ सामान ला सकता है, कुछ मशीन ला सकता है, कुछ एसेट ला सकता है। तो और ऐसा भी है नहीं भी लाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो कैश गुडविल लेकर आएगा। तो ये भी यहाँ गलत कह गए हैं, क्योंकि गुडविल को काइंड में भी ला सकता है, मतलब कुछ सामान भी उसके बदले ला सकता है। तो ये इसको भी गलत कह गए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सही, डी। नेक्स्ट देखते हैं। अजीत और आकाश दो पार्टनर हैं, अजीत और आकाश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे बांटते हैं, 3:2 में। एडमिट किसको करते हैं, प्रकाश को एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर के लिए। कितना शेयर देना उसको, 1/4। गुडविल जो वैल्यूड हुई है वो हुई है 1 लाख रुपए। न्यू पार्टनर विल कंपनसेट बोथ अजीत एंड आकाश बाय क्रिएटिंग 25,000 रुपए इन द रेशो 3:2। तो 3:2 में वो 25,000 रुपए देता है, कंपनसेट करता है इन दोनों को। तो क्या ये बात सही कह रहे हैं, 1 लाख, फर्म की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, ठीक है। और उसको जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है। तो अगर इससे डिवाइड करेंगे 4 से तो 25,000 आएगा। तो 25,000 ही करेगा, ठीक है। तो सही बात कह रहे हैं, यहाँ पर ये सही कह रहे हैं, 25,000 रुपए ही लाएगा वो कैपिटल के, और वो ला भी रहा है। और ये किसको जाएंगे, सैक्रिफाई रेशो में जाएंगे। अब आप कंफ्यूज ये हो जाओगे, ओल्ड रेशो दे रखा है। देखिए जब यहाँ कुछ नहीं कहा गया है, बस ये कहा गया कि आने वाले को 1/4 देना है, तो इसका मीन्स ये है कि इनका सैक्रिफाई रेशो अगर आप निकालोगे वो भी 3:2 ही आएगा। तो 3:2 में 25,000 रुपए बांट लेंगे, बात सही है, पहली बात सही है। दूसरा देखो, प्रकाश हैज Prakash has taken 1/4 share in the profit, therefore he will bring 1/4 of goodwill। क्योंकि प्रकाश 1/4 शेयर ले रहा है 1/4, तो वो गुडविल भी 1/4 ही लाएगा, 25,000, ठीक है बात है, 25 लाएगा 1/4। सिंस क्योंकि सैक्रिफाई रेशो हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन, ये गिवन नहीं है। अजीत एंड आकाश हैव सैक्रिफाइड 3:2, इसमें ही वो सैक्रिफाई कर रहे हैं, ये बात सही है। तो इनको कंपनसेट भी 3:2 रेशो में ही किया जाएगा। तो दोनों बातें सही थी और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ सही थी।
जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब एडमिशन होता है पार्टनर्स का, तो जनरल रिजर्व अगर दिया हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ओल्ड पार्टनर में। अगर किसी पार्टनर को बुला रहे हैं, जैसे आपका सी पार्टनर है, ये आ रहा है, पुराने पार्टनर है ए बी, इनका जनरल रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, जनरल रिजर्व में 5,000 रुपए रखे हैं। तो एडमिशन के टाइम पर ये सी को बुलाने से पहले इसको अपना क्या करेंगे, इस पैसे को 5,000 को दोनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो ये बात सही कह रहे हैं आप। तो ए सही है। आगे, जनरल रिजर्व इज सेट असाइड आउट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट, देयरफॉर इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर। अब कह रहे हैं कि क्योंकि ये जनरल रिजर्व क्या है, प्रॉफिट में से रखा गया है, तो इसको हमें नहीं बांटना चाहिए ऑल पार्टनर में, ये गलत कह रहे हैं। देखिए, इसको तो ऑल पार्टनर में बांटना ही चाहिए। क्यों बांटना चाहिए? क्यों बांटना चाहिए? क्योंकि इन्होंने तो अपने प्रॉफिट से रखा था। जब ए और बी बिजनेस कर रहे थे, तो इनको जो भी प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट में से इन्होंने क्या किया, यहाँ से जनरल रिजर्व कम किया होगा, अलग पैसा रख दिया होगा। फ्यूचर के लिए कोई परेशानी होगी तो यहाँ से पैसा ले लेंगे। तो इस पैसे पर किसका हक है? इसी का हक है, ए और बी का, क्योंकि इन्होंने तो कमाया है। तो ये इसको ए और बी में ही और पार्टनर में बांट लेंगे। तो यहाँ दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन क्या होगा? सी। ए करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। Revaluation account is prepared at the time of admission of a partner. It is required to revaluation account is prepared, ये प्रिपेयर किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। हाँ जी, बिल्कुल तैयार किया जाता है, सही कह रहे हैं, जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है। फिर इसमें ये भी कह रहे हैं कि इसमें इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता है आपका, अगर एसेट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसका एडजस्ट हो जाता है। तो यदि एसेट कम हो रही है या एसेट ज्यादा हो रही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये बात सही है। तो असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, जब पार्टनर को एडमिटेड किया जाता है, ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम एन ऑल पार्टनर्स और पार्टनर्स। देखिए, जब कोई पार्टनर्स आता है, तो वो अपना हिस्सा या तो एक पार्टनर से लेगा या दोनों से लेगा। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। या तो एक से भी ले सकता है वो अपना पूरा हिस्सा, या दोनों से ले सकता है। अगर दो पार्टनर या तीन पार्टनर है, तो सभी से ले सकता है। ऑन द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन पर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं अपना शेयर, किसके फेवर में? नए पार्टनर के फेवर में। ये भी बात सही है, इसी के लिए तो वो गुडविल लाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही, दोनों बातें सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंट्री भी आपको याद रखनी है कि एंट्री क्या बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनाहत और परम दो पार्टनर हैं, 2:1 के अनुपात में वो अपना लाभ बांटते हैं या लॉस बांटते हैं। वे रुबायत को 1 जनवरी 2025 से साझेदार के रूप में स्वीकार करते हैं। उस तिथि को जो पुस्तकों में 1 लाख रुपए की ख्याति विद्यमान थी, 50,000 रुपए की ख्याति को अनाहत और परम के ऋणात्मक पूंजी खाते द्वारा 2:1 के अनुपात में अपलिखित कर दिया गया, जबकि शेष राशि को तुलन पत्र बैलेंस शीट में ले जाया गया। दूसरा, पुस्तकों में विद्यमान ख्याति क्रय की गई ख्याति है और इसलिए अपलिखित नहीं की जाती। तो क्या ये बात सही कह रहे हैं? देखिए, अगर कह रहे हैं पुस्तकों में जो लिखी हुई ख्याति है, वो वो ख्याति क्या होती है? वो क्रय की हुई ख्याति नहीं होती। जो गुडविल है वो खरीदी हुई गुडविल नहीं होती। अगर आपकी बैलेंस शीट में अगर आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई है गुडविल, तो इसका मतलब क्या है? ये आपकी गुडविल कौन सी है? ये खरीदी हुई गुडविल नहीं है। अगर यहाँ पर लिखी हुई है गुडविल एसेट साइड में, तो ये आपकी क्रय की हुई गुडविल नहीं है। ये आपको क्या करनी पड़ेगी? रिटर्न ऑफ करनी पड़ेगी। क्या करनी होगी? रिटर्न ऑफ मतलब खत्म करनी पड़ेगी। कैसे करोगे इसको? जो ओल्ड पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है, आने वाला नहीं, ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, और अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट,
ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसको तो हम कर देंगे डेबिट, ऑल पार्टनर्स। और टू कर देंगे ये जो गुडविल दी हुई थी बुक में, इसको कर देंगे क्रेडिट। तो इसका मतलब ये जो गुडविल थी इसको हम खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गलत कह रहे थे यार कि खत्म नहीं होती, खत्म तो वो की जाती है। ठीक है। और ए में भी देखें तो ए में क्या कह रहा था, ए में कह रहा था, ए यहाँ पर कह रहे थे कि देखो भाई, दो एक के अनुपात में बांटते हैं और किसको बुला रहे हैं, वो रुबायत को। तो उस स्थिति को जो पुस्तकों में 1 लाख की ख्याति थी, 50,000 की ख्याति का अनाहत और परम को ऋणात्मक पूंजी खाते दोबारा 2 के अनुपात में अपलिखित कर दिया गया। 50 को थोड़ी ना करेंगे, अगर पुस्तक में 1 लाख रुपए की थी तो 1 लाख को ही करेंगे रिटर्न ऑफ। तो इसका मतलब ए भी गलत था। ठीक है, तो ये याद रखना आप। मैंने बता दिया जनरल एंट्री क्या करते हैं, और अगर पुरानी ख्याति होती है बैलेंस शीट में दिखाई हुई, तो उसको रिटर्न ऑफ कर लेते हैं पुराने पार्टनर्स। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, यहाँ डी सही होगा, दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को त्याग त्याग करने वाले जो साझेदार होते हैं, वो अपने पूंजी खाते में अपने त्याग अनुपात में जमा किया जाता है। बात सही है। ठीक है, सही कह रहे हैं, जमा किया जाता है। पुस्तकों में विद्यमान ख्याति, जिसके अभी बात कर रहे थे हम बैलेंस शीट वाली, को पुराने साझेदारों के बीच में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बट्टे खाते में डाल देते हैं। बट्टे खाते में, हाँ इंग्लिश में देखते हैं, इफ बिटवीन एमंग द ओल्ड पार्टनर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डाल देते हैं। ये भी सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर थोड़ा गलत है। देखिए, पुस्तकों में विद्यमान खाती यदि कोई हो, को पुराने साझेदारों के बीच में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, उनके बट्टे खाते में नहीं, उनके बट्टे खाते में नहीं। एग्जैक्टिंग गुडविल इन द बुक इज रिटर्न ऑफ बिटवीन एमंग ऑल द पार्टनर्स इन दियर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर देते हैं उसको। हाँ भाई, कर तो देते हैं। तो कह तो रे सही रहा है, तो आर भी करेक्ट है। अगर पहले से कोई ख्याति दी हुई है, तो उसको पुराने साझेदार अपने पुराने खाते उसमें रेशो में बांट लेंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे उसको। सही बात है। तो बात दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। क्योंकि यहाँ तो हो रही है ओल्ड वाली की बात, और यहाँ हो रही है आपकी, एक जगह बात कर रहे हैं कि नई ख्याति की, एक जगह बात करें ओल्ड ख्याति की, तो एक ही बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो देखिए, ये थे साझेदारी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट भी हो गए यहाँ पर। और इसमें काफी नोट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये रहे। आपको इसमें ये मिल जाएंगे, आप इस नोट्स में पढ़ सकते हैं। हिंदी व इंग्लिश दोनों में है आपके। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।